जो भी शिक्षक से संबंधित परीक्षाएं होती है उसके दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो शिक्षण सूत्र क्या होता है, अब शिक्षक क्या होता है? देखिए, शिक्षक बहुत अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति होता है, बहुत अनुभवी और ज्ञानी व्यक्ति होता है, अपने विषय का विशेषज्ञ होता है। और शिक्षक को क्या पता होना चाहिए? शिक्षक को बच्चों की रुचियों, अभिरुचियों, व्यक्तिगत विभिन्नताओं का क्या होना चाहिए? ज्ञान होना चाहिए। जब इन समस्त चीजों का उसको ज्ञान रहेगा तो वह क्या करेगा? एक वातावरण सृजन कर लेगा, ऐसा वातावरण सृजन कर लेगा जिससे उसका शिक्षण क्या हो? प्रभावशाली और वैज्ञानिक हो जाए, प्रभावशाली और वैज्ञानिक हो। एक तो इसी अनुभव और ज्ञान, जो शिक्षक का अनुभव और ज्ञान होता है, उस अनुभव और ज्ञान के अनुसार उसने क्या किया? शिक्षण के सिद्धांतों को प्रभावशाली बनाने के लिए अपने ज्ञान और अनुभव के आधार पर शिक्षण सूत्र तैयार किया। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को हम कहते हैं शिक्षण सूत्र। देखिए, शिक्षण सूत्र का जनक किसे माना जाता है? तो शिक्षण सूत्र की शुरुआत किसने की थी? कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने। ठीक, इसको भी याद रखिएगा। अब शिक्षण सूत्र की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, जब हम शिक्षण करने जाते हैं या पढ़ाने जाते हैं तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न कहाँ रहते हैं? हमारे दिमाग में रहते हैं कि कैसे पढ़ाया जाए, विषय की शुरुआत कैसे की जाए, कैसे शिक्षण को रोचक बनाया जाए, कैसे छात्रों की सहभागिता जागृत की जाए, कैसे शिक्षण को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाए, कैसे शिक्षण को प्रभावशाली बनाया जाए। तो इन्हीं प्रश्नों के उत्तर या इन्हीं प्रश्नों के फलस्वरूप जो शिक्षण सूत्रों की शुरुआत हुई। तो कई हैं मित्रों, 10, 11 हैं, 15, 12 हैं। तो इसको हम लोग क्रमबद्ध रूप से देख लेते हैं। इसको याद रखिएगा आप लोग कि कौन कौन है, इसमें क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि कभी कभी पूछ देता है, 4 दे देता है, कहा देगा एक कौन इसमें से शिक्षण सूत्र नहीं है। तो इसको क्रमबद्ध तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। थोड़ा हम इसमें देखते हैं। शिक्षण सूत्र के जनक कामेनियस और हर्बर्ट स्पेंसर है। हर्बर्ट स्पेंसर है। रेमंड ने कहा था शिक्षण सूत्र पथ प्रदर्शन करते हैं। क्या करते हैं? पथ प्रदर्शन करते हैं, जिसमें सिद्धांत से व्यवहार में सहायता के लिए उपेक्षा की जाती है। ठीक, जो सिद्धांत होता है उसको हम कहाँ सूत्रों की सहायता से व्यवहार में ला देते हैं। कक्षा में प्रत्येक शिक्षक के सामने महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। मूल पाठ का प्रारंभ कैसे किया जाए, सभी के लिए होता है, कैसे शुरू किया जाए, शिक्षण कब और किस क्रम में किया जाए, शिक्षण का क्रम कितना हो, किस क्रम में हो, कब किया जाए, बच्चों का ध्यान कैसे आकर्षित किया जाए। यह भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हो। जो शिक्षक, अगर शिक्षक क्या अनुभवी है, ज्ञानी है, तो छात्रों का ध्यान विभिन्न युक्तियों द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। विषय पाठ में उसकी रुचि कैसे उत्पन्न की जाए, सबसे महत्वपूर्ण। ठीक, आप पढ़ा रहे हैं तो बच्चों को क्या, उस बच्चों की रुचि उत्पन्न करना बहुत महत्वपूर्ण। अगर रुचि उनकी नहीं जागृत कर सकेंगे तो फिर वो पढ़ेंगे नहीं। अधिगम सामग्री का कैसा हो, अधिगम सामग्री जो आप पढ़ा रहे हैं उसका प्रयोग कैसे किया जाए। तो इन्हीं के आंसर या उत्तर के स्वरूप में शिक्षण सूत्रों की क्या हुई? स्थापना हुई। शिक्षण सूत्रों का निर्माण किया गया। जो शिक्षक होते हैं उनके अनुभव और ज्ञान पर आधारित है। जो शिक्षण प्रक्रिया को क्या करते हैं? जो शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाते हैं। तो देखते हैं मित्रों, एक ये सूत्र हैं, 12 हैं लगभग। ठीक है, कम ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन ये है महत्वपूर्ण को ही देखा जाता है। तो अब देखिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर, फिर क्या है, सरल से जटिल की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, इसको हम कहते हैं स्थूल से सूक्ष्म की ओर, विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, पूर्ण से अंश की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर, आगमन से निगमन की ओर, आगमन से निगमन की ओर,
आगमन निगमन विधि है, एक सूत्र भी है। तो आगमन से निगमन की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से तर्कात्मक की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, विशिष्ट से सामान्य की ओर, प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर, और प्रकृति का अनुसरण, प्रकृति का अनुसरण, यह भी शिक्षण सूत्र में शामिल है। तो अभी एक एक करके देखते हैं मित्रों। अब देखिए ज्ञात से अज्ञात की ओर, ठीक है। देखिए बच्चों को क्या होता है, बहुत से चीजें ज्ञात नहीं होती है, तो हमको क्या, जो चीज वो जानते हैं उससे हमको क्या करना चाहिए, उससे शुरू करना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है ज्ञात से अज्ञात की ओर। अब जैसे हम लोगों को शाहजहां पढ़ाना है, शाहजहां का नाम सुने होंगे आप, शाहजहां पढ़ाना है, तो शाहजहां को मालियो नहीं जान रहे हैं, लेकिन ताजमहल अधिकांश लोग जानते हैं। तो ताजमहल बच्चा जान रहा है। ताजमहल कहाँ है, आगरा में है, ठीक। शाहजहां ने बनवाया था अपने प्रेयसी के याद में। तो ताजमहल जान रहे हैं, तो ताजमहल से हम उठाएंगे कि ताजमहल के चीजों को बताते हुए फिर ताजमहल किसने बनवाया था, तो शाहजहां। तो क्या हो गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो शाहजहां अज्ञात था, लेकिन ताजमहल बच्चे जा रहे थे, तो ताजमहल को बताते हुए फिर कहाँ आ जाएंगे हम, शाहजहां टॉपिक पे आ जाएंगे। तो इसी को हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात। फिर अगला सरल से जटिल की ओर। देखिए सरल से जटिल की ओर, तो पहले हम क्या बताते हैं, पहले सरल चीजें बताते हैं, फिर धीरे धीरे क्रमशः जो है कहाँ बढ़ते जाते हैं, जटिल चीजों की तरफ। मान लीजिए हमको पढ़ाना वात्सल्य रस, हिंदी में पढ़ाना है वात्सल्य रस, तो वात्सल्य बताएंगे तो हो सकता है उनको समझ में नहीं आए ना आए, तो वत्सल होता है, वत्सल। तो वत्सल क्या होता है, ठीक, वत्सल। अब बताएंगे वत्सल मतलब कि माता का बच्चों के प्रति प्रेम, ये होता है ना वत्सल। फिर वात्सल जुड़ा होता है, वत्सलता जुड़ा होता है। तो फिर उदाहरण दे सकते हैं, जैसे गाय का उदाहरण दे सकते हैं, किसी अन्य जानवर का उदाहरण दे सकते हैं आप लोग, कि जब बछड़ा होता है तो क्या करता है, गाय क्या करती है, उसकी देखभाल करती है, उससे प्रेम करती है, ठीक। फिर जो है दूध उसके थान में उतर आता है। तो ये क्या है, यही जो बच्चों के प्रति प्रेम की भावना होती है। तो जानवर का उदाहरण देते हुए फिर कहाँ जाएंगे, फिर मनुष्य। जैसे माँ होती है, माँ होती है, फिर वात्सल रस बताने लगेंगे कि माँ होती है तो उसका बच्चों के प्रति क्या होता है, स्वाभाविक प्रेम होता है। वात्सलता का मतलब होता है माँ बाप किसी को भी अपने बच्चों के प्रति लगा हो, ठीक। लेकिन हम माँ का उदाहरण ज्यादा दिया जाता है, तब फिर हम उदाहरण देते हैं वात्सल रस क्या होता है, तो माँ का अपने बच्चे के प्रति स्वाभाविक प्रेम, ठीक, स्वाभाविक प्रेम। तो इसको हम कहते हैं सरल से जटिल की ओर। अगला मित्रों, मूर्त से अमूर्त की ओर, या स्थूल से सूक्ष्म की ओर। अमूर्त क्या है, मूर्त जो दिखाई देता है, और अमूर्त क्या है, अमूर्त जो दिखाई नहीं देता है। अब जैसे मान लीजिए ईमानदार, ईमानदार व्यक्ति है, और क्या है, सुंदर, एक मूर्त, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब कोई ईमानदार है, तो वह दिखाई दे रहा है कि वह व्यक्ति क्या है, ईमानदार है। कोई सुंदर है, एक महिला या पुरुष, सुंदर तो कोई भी हो सकता है, तो कोई सुंदर है तो वह भी दिखाई दे रहा है क्या, सुंदर है, वह ईमानदार है और सुंदर है, तो मूर्त हो गया। अब अमूर्त क्या है, उसकी ईमानदार की ईमानदारी क्या है, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं दे रही है। और सुंदर की सुंदरता क्या है, अमूर्त है, जो दिखाई नहीं देती है। यह समझने की चीज होती है। किसकी चीज होती है, समझने की चीज होती है कि सुंदर सिर्फ चेहरे से है कि उसके अंदर सुंदरता है, जो सुंदरता हो क्या, अमूर्त है। ईमानदार है, ठीक है, ईमानदार है, लेकिन उसकी ईमानदारी क्या है, अमूर्त है, यह समझने की चीज होती है, ठीक है मित्रों। तो मूर्त से अमूर्त की ओर।
विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। देखिए विश्लेषण का मतलब होता है चीजों को अलग अलग करके देखना, और संश्लेषण का मतलब होता है एकत्रित करके देखना। तो विश्लेषण वाले अकबर को पढ़ाना है, तो अकबर का जन्म कहाँ हुआ, अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ, ठीक, अकबर की क्या उपलब्धियां थी, अकबर की क्या नीतियां थी, अकबर की विजय कौन सी थी, उसको महान क्यों कहा जाता है, फिर अकबर की मृत्यु कब हुई, तो इसको हम अलग अलग देखते हैं। फिर इसी को क्या करते हैं, एक साथ समृद्ध कर देते हैं, एक साथ मिला देते हैं, ठीक, एक साथ करके देखते हैं। तो इसी को हम कहते हैं मित्रों विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। ठीक, अगला है पूर्ण से अंश की ओर। देखिए समग्रवाद से भी जुड़ा हुआ है, पूर्ण से अंश की ओर। अब पूर्ण से अंश की ओर क्या है मित्रों, अब जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं, 8 लाइन की कविता पढ़ ली या बच्चों को पढ़ा दिए, 8 लाइन की कविता बच्चों को पढ़ा दिए, फिर क्या करते हैं, अब पूर्ण एक तरफ पूर्ण रूप से पढ़ लिए, फिर उसके एक एक लाइन को 8 लाइन को एक एक लाइन को क्रमबद्ध रूप से उसके अर्थ को बताते हुए हम आगे बढ़ते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, पूर्ण से अंश की। पहले 8 लाइन की कविता पढ़ दिए, फिर एक एक लाइन का उसका अर्थ हम बताते हैं। या कंप्यूटर, पहले हम कंप्यूटर बता दिए, फिर कंप्यूटर का एक एक पार्ट बताते हैं। समझ में आ रहा है ना, पहले हम कंप्यूटर बता दिए पूर्ण रूप से, फिर कंप्यूटर का एक एक पार्ट बताते हैं। या कविता बता दिए 8 लाइन की, फिर एक एक लाइन का अर्थ बताते हैं। तो पूर्ण से अंश की ओर। फिर अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनिश्चित से निश्चित की ओर। ठीक, देखिए कवि क्या करते हैं, कल्पना करते हैं, फिर कल्पना करके फिर कहाँ वास्तविक धरातल पे आ जाते हैं। तो कहा गया है कि जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। एक तो पहले कल्पना के आधार पर उनको हम अनिश्चित चीजों को बताते हैं, फिर कहाँ जाते हैं, फिर वास्तविक धरातल पर आ जाते हैं। फिर आगे है मित्रों आगमन से निगमन की ओर। आगमन से निगमन की ओर। ठीक, अब इसमें क्या होता है, आगमन से निगमन की ओर। ठीक, अब इसमें पहले आगमन का मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण से नियम की तरफ, और निगमन का मतलब होता है नियम से उदाहरण की तरफ। ठीक, तो बच्चों को पहले क्या करते हैं, हम उदाहरण देते हैं, फिर उसके बाद फिर कहाँ आ जाते हैं, नियम पर आ जाते हैं। मान लीजिए सत्य और अहिंसा, सत्य अहिंसा पढ़ाना है। हमारी टॉपिक क्या है, सत्य और अहिंसा। इसमें क्या किया जाता है, आगमन से निगमन की ओर। आगमन का मतलब होता है उदाहरण देना, उदाहरण देना। पहले उदाहरण देके पढ़ाइए, फिर कहाँ जाइए, फिर नियम पर आ जाइए। तो अब सत्य अहिंसा टॉपिक हमको कहाँ पढ़ाना है, सत्य अहिंसा पढ़ाना है। तो हम किसका उदाहरण दे सकते हैं, हम उदाहरण दे सकते हैं महात्मा गांधी का, हम उदाहरण दे सकते हैं महात्मा बुद्ध का। ये लोग किसके पुजारी थे, सत्य अहिंसा के ही पुजारी थे ना। तो हम जब गांधी जी का उदाहरण दे देंगे तो बच्चों को तुरंत स्मृति पटल पे आ जाएगा कि नहीं, गांधी जी सत्य के पुजारी थे, अहिंसा के पुजारी थे। महात्मा बुद्ध का उदाहरण दे देंगे तो वह भी क्या, वह भी जो है अहिंसा के ही पुजारी थे, सत्य पे ही चलने वाले थे। तो उदाहरण दे देंगे, फिर क्या, फिर हम नियम बता देंगे कि देखो यही सत्य अहिंसा की बात हो रही थी। तो आगमन से निगमन की ओर, इसका मतलब होता है पहले उदाहरण, फिर क्या होता है, फिर नियम। देखिए विधि भी है, अगर अलग अलग यही रहेगा तो यह आगमन और निगमन विधि भी है, और यहाँ सूत्र में है, सूत्र में है तो एक साथ है, इसको याद रखिएगा। और आगमन निगमन विधि किसने दिया था, तो आप लोगों को पता होना चाहिए, अरस्तु महोदय ने। पिछले वीडियो में पढ़ा दिया गया है, ये सब याद रखिएगा। फिर अगला है मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर, मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर। अब देखिए इसमें क्या होता है, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, बालक की रुचियों, अभिरुचियों, जिज्ञासाओं का एक शिक्षक को पता होता है,
नहीं तो अगर एक सप्ताह पढ़ा लेता है, 2 दिन 4 दिन पढ़ा लेता है, तो उसको समस्त चीजों का क्या हो जाता है, पता चल जाता है कि बच्चे की क्या कंडीशन है। वो क्या करता है, पहले मनोवैज्ञानिक से तथ्यात्मक की ओर, अगर भाषा शिक्षण पढ़ा रहा है तो पहले वाक्य और सार्थक शब्द बताता है, वाक्य और सार्थक शब्द का अर्थ बताता है, फिर क्या बताता है, फिर पूरे वर्णमाला का ज्ञान कराता है। इसका प्रयोग गणित एवं विज्ञान के भी शिक्षण में किया जाता है, तो याद रखिएगा। मनोवैज्ञानिक से तर्कात्मक की ओर, अगर मनोविज्ञान का ज्ञान है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान है, तो इन समस्त सूत्रों का क्या करेंगे, आप प्रयोग कर लेंगे। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, अनुभव से तर्क की ओर, अनुभव से तर्क की ओर। अब अनुभव क्या कहता है, जैसे हम लोग जो है दशमी और दीपावली मनाते हैं, दशमी और दीपावली होली के त्योहार मनाते हैं ना, तो ये क्या है, ये सत्य पे असत्य पे सत्य की विजय को दर्शाता है। तो हम इन अनुभव को फिर क्या हम कर सकते हैं, इनको हम तार्किक रूप दे सकते हैं कि सत्य की हमेशा विजय होती है। लड़कियों का उदाहरण दे सकते हैं, लड़कियां हमारे समाज में, हमारे देश में प्राचीन काल से क्या रही हैं, पूजनीय रही, ठीक। लेकिन इनके साथ क्या हमेशा से दूसरे दर्जे का व्यवहार किया जाता रहा है, आज भी हो रहा है। अब तो थोड़ा सुधार हो रहा है, लोग पढ़े लिखे जागरूक हो रहे हैं, लेकिन प्राचीन काल से आज तक वही कंडीशन रही, लेकिन आज भी कहीं न कहीं देखने को मिल जाता है। लेकिन अनुभव क्या कहता है कि पूजनीय रहे किसी न किसी रूप में। बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं, प्राचीन काल से लेके गार्गी थी, ये सब क्या थी, विदुषी थी, महिलाएं थी, ठीक। और वर्तमान में देखेंगे तो बहुत से ऐसी महिलाएं हैं जो उच्च पदों पर जा रही हैं, नाम कर रही हैं, खेल से लेके किसी भी क्षेत्र में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, तो इन्हीं तर्कों के, इन्हीं अनुभवों का फिर हम तर्क के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर सत्य का प्रयोग करते हैं, ठीक, अहिंसा का उदाहरण देते हैं, ठीक, फिर ईमानदारी का उदाहरण देते हैं, जो सत्य होता है उसकी विजय का उदाहरण देते हैं, फिर लड़कियों का भी उदाहरण देते हैं कि ऐसे काम अपने पूर्व में बहुत अच्छा काम किए हैं, तो आज भी ऐसा क्यों नहीं कर सकती है। तो इसको हम तर्क के रूप में देख सकते हैं, ठीक। जैसे लड़की है, किसी पास लड़की है, तो अगर तार्किक दृष्टिकोण से देखेंगे, अनुभव के साथ तार्किक दृष्टिकोण से देखेंगे, तो अपने लड़की का भी विकास करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लड़के और लड़कियों में कोई विषमता नहीं है, दोनों एक ही प्रक्रिया से जन्म लेते हैं, न उनके बुद्धि कौशल में कोई भिन्नता होती है। तो ये अनुभव क्या है, ये अनुभव हमको फिर तर्क की ओर ले जाता है, तो हम अनुभव के साथ तर्क भी दे सकते हैं। फिर अगला है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब देखिए विशिष्ट क्या होता है, ये मस्तिष्क क्या है, विशिष्ट। पहले हम मस्तिष्क का उदाहरण देंगे, फिर शरीर के विभिन्न अंगों का, इसी को कहते हैं विशिष्ट से सामान्य। विशिष्ट चीजें बताइए, फिर उनको सामान्य उदाहरण दीजिए। जैसे एक उदाहरण फिर महात्मा गांधी का आ गया। महात्मा गांधी के अंदर जो गुण थे उनको आज क्या कर दिए, विशिष्ट बना दिए, महान बना दिए। सत्य, अहिंसा, विश्व अहिंसा दिवस उन्हीं के जन्मदिन पे मनाया जाता है, तो उनको क्या, उनके गुणों ने उनको विशिष्ट बना दिया। तो वह क्या है, महात्मा गांधी हमारे लिए क्या है, प्रेरणा स्रोत हैं, विशिष्ट हैं। इसके लिए पूरे भारतवासियों के लिए या संपूर्ण विश्व उनको क्या किया, उनको मान्यता दे दिया है। तो लेकिन वह भी क्या थे, विशिष्ट से सामान्य की ओर। लेकिन वो क्या थे, वो सामान्य नहीं थे। हमारे आप की तरह उनके भी हाथ पैर थे, हमारे आप की तरह वो भी पढ़े लिखे थे, ठीक है। बचपन उनका वैसे ही बीता, हाई स्कूल उनका ऐसे ही बीता, पढ़ने में मीडियम ही थे, ठीक। लेकिन क्या है, फिर उनके गुणों ने उनको क्या किया, महान बना दिया। तो विशिष्ट चीजों को बताएंगे उनके बारे में, फिर सामान्य जानकारी देंगे कि वह सामान्य व्यक्ति की ही तरह थे।
तो विशिष्ट से सामान्य की ओर, फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष का जो दिखाई दे रहा है, वर्तमान में हम क्या है, वर्तमान में चीजें देख रहे हैं। हम बच्चे को हम पढ़ाने गए हैं तो वर्तमान चीजें देख रहे हैं कि कहाँ तक उसका तैयार है, और अप्रत्यक्ष की ओर हम कहाँ ले जाएंगे, जो वह देख नहीं रहा, अर्थात भविष्य की तरफ ले जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ हम अगर पढ़ा देंगे तो क्या होता है, भविष्य में वो क्या हो सकता है, सफल हो सकता है। ठीक, तो वर्तमान से कहाँ हम दिखाते हैं उसको, भविष्य की तरफ दिखाते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं मित्रों, अगला है प्रगति का अनुसरण। अब देखिए प्रगति का अनुसरण जो शिक्षा शास्त्रियों ने दिया है, प्रगति का अनुसरण किया है, जो हमारे मनोवैज्ञानिकों ने किया है, तो प्रगति दो तरह की प्रगति बताई है। एक प्रगति वातावरण से लगाया है और एक प्रगति बालक की प्रगति से लिया गया। ठीक, तो हमको क्या करना चाहिए, शिक्षक के रूप में बाल मन को पहचानना चाहिए। वर्तमान में बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, और मुख्य बिंदु कौन है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में मुख्य बिंदु कौन है, किसका विकास करना होता है, हमको बालक का विकास करना होता है। इसलिए बाल मन का ज्ञान होना चाहिए, बालक की प्रकृति का ज्ञान होना चाहिए, उसकी रुचि अभिरुचि योग्यताओं क्षमताओं का क्या होना चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। अगर आपको ज्ञान है तो क्या करेंगे, उसको उसकी प्रकृति के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार उसको शिक्षा देंगे, सही दिशा में ले जाएंगे। इससे भी क्या होगा, इससे भी आपका शिक्षा प्रभावशाली होगा। और एक अन्य प्रकृति का मतलब है वातावरण से। वातावरण कैसा होना चाहिए, हमेशा दो प्रकार के वातावरण होते हैं, एक स्वच्छ होते हैं, एक अच्छा वातावरण होता है, खराब वातावरण। तो अगर बच्चा अच्छे वातावरण में रहेगा तो उसका क्या होगा, उसका उत्तम विकास होगा। अगर खराब वातावरण में रहेगा तो उसके विकास क्या होते हैं, उसके विकास अवरुद्ध हो जाते हैं। तो हमको कैसा पर्यावरण देना चाहिए, उत्तम पर्यावरण देना चाहिए, तथा उसके बाल मन उसकी प्रकृति के अनुसार क्या करना चाहिए, शिक्षा देना चाहिए। इससे क्या होगा, शिक्षा हमारा जो शिक्षण है अधिक प्रभावशाली होगा। तो मित्रों, इन अगर हम सूत्रों का प्रयोग करते हैं, कोई भी एक शिक्षक के रूप में अगर कोई अपने आप को स्थापित करना चाहता है तो उसकी शिक्षण प्रक्रिया क्या हो जाएगी, अधिक सुचारू और अधिक प्रभावशाली हो जाएगी। क्योंकि यह शिक्षण सूत्र उन शिक्षाविदों के अनुभव और ज्ञान पर आधारित हैं, उन शिक्षा शास्त्रियों के ज्ञान और अनुभव पर क्या है, आधारित हैं। तो इन शिक्षा सूत्रों को आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछ लेता है कभी कभी, 4 दे दिया, ये दे दिया कि कौन इसमें से शिक्षण सूत्र नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए इसमें क्या विशेषता है। विशेषता मैं अभी बता दिया, तो विशेषता भी याद रखिएगा आप लोग। इसकी शुरुआत किसने की थी, तो कार्मेलियस एवं हर्बर्ट स्पेंसर। शिक्षण सूत्र क्यों जरूरी है, अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए। ठीक है मित्रों, जो है शिक्षण सूत्र समाप्त हुआ। अगले वीडियो में, अगले टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम लोग का जो है शिक्षण का पोर्शन धीरे धीरे समाप्त होने के कगार पे है। अब आगे हम शिक्षण के सिद्धांत देखेंगे, फिर संप्रेषण, दल शिक्षण, इसको देखते हुए फिर हम सीधे आ जाएंगे बुद्धि टॉपिक पे। ठीक है मित्रों, अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो, चीज़ें समझ में आ रही हो, तो इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक कर दिया करिए, सब्सक्राइब कर दिया। नमस्कार।